हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 और ये है आपका यूनिट नंबर 8। ठीक है, अध्याय नंबर आपका 20 है और यूनिट नंबर ये आपका 8 है और ये लास्ट यूनिट है। और यूनिट नंबर 8 का दोस्तों ये पार्ट 1 है। ठीक है, इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 अगले क्लास में कल हो जाएगा आपका और उसके बाद आपका यूनिट नंबर 8 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नए बैच स्टार्ट कर देंगे परसों से आपका। ठीक है, और जिसमें शुरू से फिर से सभी चीज़ उसमें करवाया जाएगा। पीछे वाली बैच आपकी समाप्त हो जाएगी। पीछे वाले जो लोग अगर नए बैच में जुड़ना चाहते हैं तो वो आप जुड़ जाइएगा, उसमें फिर से रिवीजन करवा दिया जाएगा। और जो उसमें और भी डीएलएड का टेस्ट होगा, समान अध्ययन का भी टेस्ट होगा, सभी चीज़ आपका फिर से होगा उसमें और नए सिरे से होगा। जो पीछे करवाया गया था है ना, उसके अलावे नए सिरे से उसमें टेस्ट होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, एनसीएफ है, जो आपको एनसीएफ से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आप प्रधान शिक्षक में जुड़ना चाह रहे हैं, और देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि प्रधान शिक्षक का जो फॉर्म भरने का डेट था वो बढ़ गया है। ठीक है, वो बढ़ गया है डेट, मैं आप लोग को ग्रुप में भेज दूंगा। और जो पहले डेट था दोस्तों वो 2 अप्रैल तक था आपका डेट, अब वो बढ़ करके 10 अप्रैल हो गया है। तो 10 तारीख तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 तारीख तक आप प्रधान शिक्षक का फॉर्म भर लीजिए जल्दी से और उसके बाद फिर अपना तैयारी तो हो ही रहा है। मैं तो पहले भी बोल रहा था कि डेट आप सभी का बढ़ेगा और देखिए 8 दिन डेट बढ़ा है। आप अपना जो भी लोग फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं कर लीजिएगा। और नया अभी प्रधान शिक्षक की बैच स्टार्ट होने वाली है, कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगी। कल तो आपका यूनिट 8 समाप्त होगा, परसों से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी यूनिट नया बैच प्रधान शिक्षक का। उसमें अगर आप जुड़ना है 9 बजे से डेली क्लास चलेगी रात्रि में, और जिसमें डीएलएड और समान अध्ययन दोनों आपका उसमें कोर्स होगा। दोस्तों जो नए लोग हैं अभी तक हमारे यहाँ नहीं जुड़े हैं, मात्र 399 उनको पे करना है, क्योंकि हमारा जो क्लास है वो बहुत पहले से चल रहा है ना। 2022 में ही ये वैकेंसी आई थी। ठीक है, उसी समय से ये आपकी क्लास चल रही है और तब से अभी तक चल रही है क्लास। बीच में 1 साल गैप था क्योंकि इसके बारे में कोई सूचना नहीं था, अभी फिर से आ गया है। तो फिर से आपकी न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है, पीछे वाली बैच समाप्त हो जाएगी। और जो पुराने टीचर हैं अगर जुड़ना चाहते हैं नए बैच में तो मात्र उनको 201 रुपया चार्ज लगेगा। और जो नए लोग अगर जुड़ना है तो 399 रुपया लगेगा। तो जितना जल्दी हो सके आप उसमें जुड़ जाइए। कैसे जुड़ना है तो ये फ़ोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन पे करना होगा। ये नंबर आपको दिया गया है। जो भी पेमेंट करेंगे इस नंबर पे, फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रिसिप्ट आप हमको इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग उसमें ऐड हो चुके हैं, आप भी जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए। बहुत जल्द आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का हम लोग टेस्ट लगा लेते हैं फटाफट। इसका जो सब्जेक्ट है, जो पीडीएफ है वो आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। आप उसको पढ़िएगा ध्यान से, अच्छे तरीके से और रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का टेस्ट हम लोग यहाँ पर अभ्यास प्रश्न एनसीएफ का दिया हुआ है। और एनसीएफ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका एनसीएफ होता है, क्योंकि एनसीएफ से देखिए जितना भी चैप्टर है हर एक चैप्टर से मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, 21 टोटल चैप्टर है दोस्तों और टोटल 8 यूनिट है ना। 8 यूनिट में 21 चैप्टर है और 21 चैप्टर से आपको 2 से 3 सवाल, किसी से 4 सवाल आपको। और एनसीएफ तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा एनसीएफ जो 2005 है, यहाँ से आपको 2-3 सवाल फिक्स है कि आपको एग्जाम में पूछेगा। तो आज लगभग 40 सवाल हम इससे अभी टेस्ट लगेगा, तो ये 40 का आपको पूरा कर लीजिएगा, 1-2 बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होगा आपका। चलिए पहला सवाल आपका है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है। तो इसका उद्धरण किससे हुआ है दोस्तों? सभ्यता और प्रगति से, गीतांजलि से, गोदान से या विज्ञान और तकनीकी से? किससे हुआ है इसका उद्धरण? देखिए तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है 2005 ये हुआ है सभ्यता और प्रगति से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग अपना अपना
फटाफट कमेंट करते चलना है। वीडियो को आपको लाइक कर देना है सभी लोगों को, है ना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। 9 बजे से आपकी डेली टेस्ट होती है, क्लास होती है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। अब बताइए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है, जो एनसीएफ 2005 है, ये किसके दिशा निर्देश में आता है दोस्तों, है ना। किसके अंतर्गत आता है? तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही बात है ना। एनसीएफ में यही बताया गया है कि जो ज्ञान को क्या करना है, हमको स्कूल के बाहरी जीवन से उसको जोड़ना है। पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना। रटंत विद्या को अब समाप्त करना है, प्रैक्टिकली बच्चों को पढ़ाना है, खेल खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है। सी नंबर ऑप्शन है कि परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना है, बिल्कुल सही है ना। परीक्षा को एकदम लोड नहीं देना है बच्चों पर, ठीक है, एकदम सरल बनाना है ताकि बच्चे को किसी प्रकार का इससे मतलब कि रुचि हमेशा बना रहे बच्चे का पढ़ाई में, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी। और देखिए इसी में आपको ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ रहेगा दोस्तों, एक से अधिक, है ना। उपरोक्त सभी नहीं रहेगा, इसके जगह पे रहेगा एक से अधिक। तो आपको क्या टिक करना है? एक से अधिक, क्योंकि यहां पर तीनों ऑप्शन आपका सही है। अगला नंबर प्रश्न है आपका 3 नंबर सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शन सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन कौन सा है? बताइए, है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन है कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, या अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत न समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए, या स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो कौन सा कथन सत्य है? तो अभी ना ऊपर हम देखे थे कि स्कूल में जो प्राप्त ज्ञान है इसको बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना। एनसीएफ 2005 में ये बातें कही गई है और सी नंबर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत न समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए, बिल्कुल गलत है ना। तो ये जो निगेटिव पॉइंट है पहले उसको आपको काटते चलना है, छाटते चलना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है? बताइए। एनसीएफ जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है ना, तो एनसीएफ का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है ना, फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ये 2005 के अनुसार सीखना क्या है दोस्तों? तो सीखना एक कह रहा है कि ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है या ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया, बिल्कुल गलत है, अवरुद्ध शब्द आ गया, है ना। सीखना व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है, बिल्कुल गलत है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया को ही तो सीखना कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहां से क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत रहे तो बताइएगा कमेंट करके, ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बच्चों को पढ़ाई के दौरान सक्रिय रखता है? अब बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं और बच्चा इधर उधर खेल रहा है, कूद रहा है, आपसे मतलब कि दोस्तों से बात कर रहा है, उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उसको हम दोस्तों सक्रिय कैसे रखेंगे बच्चा को? ठीक है, तो ऑप्शन है कि अब अन्वेषण करना या प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, विचारों की रचना करना, कौन सा यहां पर सही हो जाएगा? तो देखिए, प्रश्न पूछिएगा बच्चे से तो क्या होगा? बच्चा आपसे जुड़ा हुआ रहेगा, सक्रिय रहेगा। अन्वेषण करना ये भी बिल्कुल सही है, वाद विवाद करना ये भी बिल्कुल सही है, विचारों की रचना रखना ये भी बिल्कुल सही है। अगर ये सारी एक्टिविटी क्लास में हो रहा है तो बच्चे हमेशा सक्रिय रहेंगे और वो इधर उधर ध्यान नहीं देंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। आपको भी यही क्लास में करना है बच्चे के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। 6 नंबर सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? बताइए, है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? शिक्षा को हम कैसे नियोजित करेंगे? तो अभिरुचियों के अनुरूप या आर्थिक स्तर के अनुरूप, सामाजिक स्तर के अनुरूप या शारीरिक स्तर के अनुरूप? 6 का क्या होगा दोस्तों? आर्थिक स्तर के अनुरूप शिक्षा को नियोजित करेंगे? नहीं।
सामाजिक स्तर के अनुरूप भी नहीं करेंगे, शारीरिक के अनुरूप भी नहीं करेंगे, अभिरुचि के अनुरूप करेंगे कि बच्चे का किस चीज में रुचि है। भाई साहब ऑप्शन नंबर हमारा ए यहां से बिल्कुल सही हो। लगेगा आपको कि सब ऑप्शन सही है, लेकिन इसका जो सबसे अधिक सही आंसर है ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर कि बच्चों के शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए निम्न में से क्या जरूरी है। बताइए, बच्चों के शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए क्या जरूरी है। तो योग करना तो बहुत जरूरी है, योग सबको करना चाहिए, बच्चे के हमें भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। डेली कम से कम दोस्तों आप ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट समय निकालिए, 15 से 20 मिनट। अगर इतना आप निकालते हैं तो डॉक्टर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बच्चों को भी ये चीज़ सिखाना है, ठीक है। उसके अलावा है औपचारिक खेल भी होनी चाहिए, है ना, खेल होने से हमारा शारीरिक व्यायाम होगा, है ना। अनौपचारिक खेल भी होना चाहिए, ये भी सही है। हमारा जो आंसर यहाँ से निकल के आएगा उपयुक्त सभी, यानी कि एक से अधिक यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, है ना। हम लोग सभी शिक्षक हैं, हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए कक्षा में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार। तो कह रहा है कि एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए, यह एक आदेशक नहीं। आदेशक तो कभी होना ही नहीं चाहिए, है ना, आदेश नहीं देना है, ठीक ना। एकदम हमें क्या रहना है, पोलाइट रहना है, ठीक है, बच्चों के साथ, है ना, एकदम हंसी खुशी के माध्यम से उसको पढ़ाना है। एक नेता के रूप में ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक उत्प्रेरक के रूप में, है ना, बच्चे को हमें क्या करना है, प्रेरित करना है, ठीक है, उत्प्रेरित करना है आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। कौन सा दोस्तों ऑप्शन यहां पर सत्य नहीं है, ये बताइएगा। कौन सा सत्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सभी बच्चे में सीखने की क्षमता होती है, ये तो बात बिल्कुल सही है। सभी बच्चे में सीखने की क्षमता होती है, बस सिखाने की जरूरत है। सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित होते हैं, ये भी सही है। सब बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। देखिए, जब ही आ गया एक ही तरह तो ये निगेटिव सेंस हो गया, गलत हो गया हमारा। स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, ये भी सही है। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है 10 नंबर। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। अब देखिए जो कह रहा है दोस्तों कि जो अल्पसंख्यक वर्ग वाले बच्चे हैं, अल्पसंख्यक मतलब जिसकी संख्या बहुत कम है ना, उसको बच्चों को उन बच्चों को हम किस भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। उनकी मातृभाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी में, इन सभी में। 10 का आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, जितने सवाल है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना। जो भी बच्चा का मातृभाषा हो उसी में शिक्षा देना है, ठीक है। और एनसीएफ आपका 2005 के अनुसार। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 नंबर कह रहा है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। बताइए, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से, है ना, खाली स्थान में भरना है, लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को, एकल निर्णय या स्व निर्णय। तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र क्या कहता है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र दोस्तों यही कहता है कि खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। ये नंबर आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सभी लोग आंसर जवाब देते चलिएगा अपना अपना, है ना। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 12 नंबर। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर देना है। आपके जो भी मित्र होंगे प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे होंगे उनको भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा और उनको थोड़ा वीडियो शेयर कर देना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है दोस्तों, बताइए। बच्चों के आकलन का तरीका क्या होनी चाहिए। वार्षिक परीक्षा होनी चाहिए, दैनिक गतिविधियां होनी चाहिए या अर्धवार्षिक होनी चाहिए, है ना।
तो बच्चे के आकलन के लिए दैनिक गतिविधि होनी चाहिए ना, डेली बच्चे को हमें आकलन करना है कि बच्चे कुछ सीख रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ना, तो ये दैनिक गतिविधियां होनी चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अध्यापन की बात करना निरर्थक है। तो भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में पिछड़े अध्यापन की बात करना, या सामान्य अध्यापन की बात करना, या कक्षा केंद्रित अध्यापन की बात करना, या सृजनशील अध्यापन की बात करना, कौन सी बात करना निरर्थक है दोस्तों? तो भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में सामान्य अध्यापन की बात करना निरर्थक है। अब जहां भीड़ भाड़ हो तो वहां पर निरर्थक ही तो होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा यहां से 13 का, देखिए 13 का सामान्य नहीं होगा दोस्तों, सृजनशील होगा, सॉरी सामान्य नहीं होगा, सृजनशील होगा, है ना। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में सृजनशील अध्यापन की बात करना क्या होगा? निरर्थक होगा। सामान्य तो हो जाएगा, हो ही जाएगा, सामान्य नहीं होगा, सृजनशील होगा आपका। ऑप्शन नंबर डी यहां से आप सही कर लीजिएगा, इसको डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं। बताइए, अगर बच्चे फेल हो रहे हैं आपके क्लास में, है ना, स्कूल में, तो ये क्या दर्शा रहा है? अपनी असफलता को? बिल्कुल नहीं। स्कूल की असफलता को, समाज की असफलता को, या परिवार की असफलता? तो अपनी तो गलत हो गया, परिवार भी गलत हो गया, समाज भी नहीं होगा, स्कूल की असफलता को ये दर्शा रहा है कि बच्चे अब फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बताइए, गणित जो शिक्षण है इसका क्या लक्ष्य होनी चाहिए? ऑप्शन है तार्किक ढंग से सोचना, बिल्कुल सही है, गणित में तो सोचना ही पड़ेगा। अमूर्तनों का निर्माण करना, ये भी ठीक है। संचालित करने की योग्यता का विकास करना, ये भी सही है, यानी कि एक से अधिक यहां पर सही है। आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 16 नंबर। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि खाली स्थान भरना है कि चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। तो गणित की चिंताओं, या पर्यावरण की चिंताओं, भाषा की चिंताओं, या मातृभाषा की चिंताओं? 16 का आंसर हो जाएगा पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? पर्यावरण हमारे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना। अपने पर्यावरण को बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, देख रहे हैं ना कितना गर्मी बढ़ रहा है। अभी तो अप्रैल है, अभी तो अप्रैल स्टार्ट हुआ है और टेम्परेचर लगभग 40 पहुंच गया है ना। इस बार तो लगता है कि 50 कहीं ना कहीं पहुंच जाए बिहार में। 17 नंबर प्रश्न है कि कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? बताइए, कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? क्या होगा? पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, या इनमें से सभी? इसका भी आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18 नंबर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? बताइए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो है ये किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? क्या होगा 18 का आंसर? शिक्षा बोझ के साथ, शिक्षा बिना बोझ के साथ, शिक्षा पर्यावरण के साथ, शिक्षा पर्यावरण के बिना? देखिए, शिक्षा बोध के साथ तो गलत है, शिक्षा पर्यावरण के बिना भी गलत है, पर शिक्षा पर्यावरण के साथ और शिक्षा बिना बोझ के, ये दोनों देखिए सही लग रहा है। लेकिन जो सबसे सही है ना, बोझ को कम करने पर बल दे रहा है, वो शिक्षा बिना बोझ के होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा यहां से गलत हो जाएगा। बी नंबर हमारा सबसे सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पाठ योजना का दर्शन किसने दिया? बताइए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। पाठ योजना का दर्शन किसने दिया है? हर्बर्ट महोदय ने, गिलबर्ट महोदय ने, एल्बर्ट महोदय ने, या फिर हगबर्ज महोदय ने, हजवर्ग महोदय ने? आंसर क्या होगा? 19 का आंसर नंबर हो जाएगा हर्बर्ट महोदय ने। ए नंबर यहां से बिल्कुल सही होगा। पाठ योजना का जो दर्शन दिया है वो हर्बर्ट दिए हैं। याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर की, गतिविधि अध्यापकों को मौका देती है।
गतिविधि अध्यापकों को क्या मौका देती है? वे प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे सके, बिल्कुल सही बात है। अब गतिविधि तो इसीलिए है ना कि प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे, किसी खास बच्चे पर तो गलत हो गया, वे अपने स्व मूल्यांकन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, है कि नहीं? चारों ऑप्शन पढ़िए, बिल्कुल आंसर निकल के आएगा। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। 21 कह रहा है कि अनुशासन व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है भाई, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, है ना। अनुशासन के बिना जीवन अधूरा है। अनुशासन तो होनी चाहिए, खासकर विद्यालय स्तर पर जब इसकी आधारशिला रखी जाती है तो विद्यालय स्तर पर अनुशासन महत्व है। केवल शिक्षक के लिए होना चाहिए, नहीं हो, गलत बात है। केवल शब्द जहां आया भाई तो ये गलत हो जाएगा। केवल छात्र के लिए तो केवल जहां आया तो गलत होगा। शिक्षक और छात्र दोनों के लिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। काफी बड़ा प्रश्न है। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। ठीक है, सक्षम बनाए। हाँ, तो क्या पूछ रहा है भाई साहब? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? बताइए, एक प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए एक शिक्षक की? तो ऑप्शन कह रहा है 22 का कि बच्चों को उसकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने का अवसर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना। जो बच्चे हैं दोस्तों, बच्चे को भी तो कुछ समझदारी होगा, है ना, और अपने ज्ञान को साझा करने का उसको अवसर मिलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बच्चे के अनुभवों को निरस्त कर, ये गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक के अध्ययनों को क्रमवार पूरा कर, ये भी गलत है। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे, ये भी गलत है। ए नंबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन पढ़िए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22 नंबर। 22 नंबर है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बताइएगा, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बच्चों के अनुभवों और उसकी आवाज को प्रमुखता देना। बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना, ये गलत है। निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, ये भी गलत है। और कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक आगे होना, ये भी गलत है। बच्चों के अनुभव और उसकी आवाज को प्रमुखता देना दोस्तों, ये शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है बाल केंद्रित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब प्रस्तुत की गई थी? बताइए, है ना। बहुत सारे लोग गलत मत मारिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मैं पिछले क्लास में भी बताया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। आंसर क्या हो जाएगा? 1986, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण के संदर्भ में बिहार शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य है? बताइए दोस्तों, पर्यावरण के संबंध में बिहार शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को पर्यावरण के धारणीय विकास की ओर अग्रसर करना। बिल्कुल ठीक लग रहा है, ये उद्देश्य होना चाहिए। विद्यार्थियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देना, ज्ञान का अर्जन करना, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? पर्यावरण के संबंध में पूछ रहा था ना, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पे जो गौर कीजिएगा। पर्यावरण के संदर्भ में तो विद्यार्थियों को पर्यावरण के धारणीय विकास की ओर अग्रसर करना, ये ऑप्शन देखिए सही है, क्योंकि इसमें पर्यावरण के धारणीय विकास करना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। बी नंबर भी ऑप्शन देखिए ठीक लग रहा है, लेकिन ये पर्यावरण के तरफ नहीं झुकाव है। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। 26 कह रहा है कि मानव सभ्यता के विकास में नदियों का क्या महत्व है? नदी का तो बहुत बड़ा महत्व है मानव के विकास में, है ना। आप देखे होंगे जितनी पुरानी सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, तो सारी सभ्यताएं नदी के किनारे ही विकसित हुई है मेरे भाई। और जितने भी बड़े बड़े शहर आपको दिखेंगे वो नदी के किनारे ही दिखेंगे, तो बहुत महत्व है। कह रहा है कि नदी जो है वो पारिस्थितिक तंत्र को भी पर्यावरण अध्ययन में शामिल कर प्राचीन काल से इनके महत्व को दर्शाता है। बिल्कुल ठीक है।
नदियां मानव जीवन के लिए जीवनदायी है, बिल्कुल सही है। नदियां प्रकृति का वृहत्तम रूप है, इसी के सामने सभी संस्कृतियों का जन्म हुआ है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक से अधिक सही। अगला प्रश्न है 27 नंबर कि पर्यावरणीय अध्ययन मानव जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी है, बताइए। पर्यावरणीय अध्ययन जो है वो मानव जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी है? बहुत उपयोगी है भाई। पर्यावरणीय जो अध्ययन है शिक्षार्थियों में प्रेक्षण क्षमता का विकास करता है, सौंदर्य बोध का विकास करता है, प्रकृति प्रेम का विकास करता है। उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा एक से अधिक, है ना। तो एक से अधिक यहाँ आंसर सही हो गया। तो इस सभी चीजों पर आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर की पढ़ने का मतलब मुख्यतः किस बात पर निर्भर करता है? पढ़ने का मतलब क्या हुआ, है ना? भाषाई शुद्धता पर, या फिर अक्षरों की ध्वनियां उत्पन्न करने पर, या लिखी हुई चीज पर इसका अर्थ निकालने पर। तो पढ़ने का मतलब, देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मतलब। अब पढ़ दिए राम कहानी, कुछ मतलब समझ में आया है ये नहीं, है ना। तो लिखी हुई जो चीज है दोस्तों उसका अर्थ निकालना ही मतलब तो हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर कि हेनरी पॉलक का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों, हेनरी पॉलक का संबंध किससे है? औद्योगिक गणितज्ञ, बायोलॉजिस्ट, रसायन शास्त्र, भूगोलवेत्ता। तो औद्योगिक गणितज्ञ हो जाएगा आपका, हेनरी पॉलक का संबंध है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर सवाल। 30 नंबर कह रहा है कि समाज विज्ञान की स्वीकार्यता का वर्तमान स्तर क्या है? दोस्तों बताइएगा, समाज विज्ञान की स्वीकार्यता का वर्तमान स्तर उच्च है, अति उच्च है, निम्न है या अत्यंत निम्न है? 30 का क्या होगा? तो इस समाज विज्ञान की स्वीकार्यता का जो वर्तमान स्तर है ये बहुत ही निचले स्तर पर है, ये आपको ध्यान रखना होगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका 31 नंबर। और देखिए वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं करते हैं और डेली लाइव आप लोग आते भी नहीं हैं। क्यों नहीं आते? इतने सारे लोग ग्रुप में जुड़े हैं, हजारों हजार लोग, और लाइव में मात्र 30, 40, 50 लोग, है ना। मतलब आपको पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, फिर जुड़ते क्यों हैं? चलिए, हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ा देते हैं। आपका काम है पढ़ना, नहीं पढ़ना आप नहीं पढ़िए, है ना। लेकिन क्वेश्चन इसी से आएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि किसी भी बच्चे का जीवन किस भाषा से शुरू होता है? बताइए। विदेशी भाषा से होता है शुरू, है तो गलत बात है। विदेशी भाषा से कैसे होगा भाई कोई बच्चा का शुरुआत, है ना। 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा से, ये भी गलत बात है ना। 8वीं भाषा से कैसे हो जाएगा? 8वीं भाषा में तो मात्र 8वीं अनुसूची में तो मात्र 22 भाषा है कि नहीं। और भारत में हजारों भाषाएं बोलियां हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय भाषा, ये भी गलत है। घरेलू भाषा से शुरुआत होता है ना। आपका घरेलू चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे मगही हो, चाहे भोजपुरी हो, कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है 31 नंबर। 31 हो गया ना। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार के विद्यालयों में प्रथम भाषा क्या है? अब प्रथम भाषा सबको पता है कि बिहार में प्रथम मातृभाषा हमारा हिंदी है, लेकिन द्वितीय हमें भाषा क्या है भैया? तो याद रखना है उर्दू। प्रथम कहे तो हिंदी और द्वितीय कहे तो उर्दू हो जाएगा। तो ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। प्रश्न है कि भाषाई कौशल के विकास के लिए बच्चे के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? भाषाई कौशल का विकास करना है बच्चों में, तो क्या क्या जरूरी है? बच्चे से बातचीत करना। तो जब तक बच्चे से बात नहीं करिएगा तो भाषा का विकास कैसे होगा? तो बिल्कुल सही है। इसी बातों को प्यार से सुनना, है ना। बच्चे की जो बात है उसको प्यार से सुनना, ये भी भाषा का विकास होगा। तब तो बच्चा, प्यार से सुनिएगा तो बच्चा बोलेगा, है कि नहीं। तो ये भी सही है। अन्य बच्चों से बातचीत का मौका दिया जाना। जब तक दूसरे बच्चे से मौका नहीं देंगे बच्चे बोलेंगे कैसे? तो इससे बोलेंगे, मौका देंगे तो उनका भाषा क्या होगा? भाषाई कौशल का विकास होगा। यानी कि एक से अधिक सही है हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। कह रहा है कि गणित में विद्यार्थियों के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? अब गणित में क्या जरूरी होना चाहिए? ठीक है, तो गणित के प्रयोग एवं महत्व को सीखना चाहिए, बिल्कुल सही है
गणित का कहाँ पे फॉर्मूला प्रयोग करना है, कैसे करना है, क्या करना है। गणितीय आधार पर संवाद संप्रेषण होना चाहिए, ये भी सही है। गणितीय आधार पर तर्क सीखना चाहिए, ये भी सही है। उपयुक्त सभी होना चाहिए, यहाँ भी एक से अधिक सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35 नंबर 35 कह रहा है दोस्तों कि अमूर्त तथ्यों की तार्किक व्याख्या बच्चों के सीखने की विभिन्न अवस्थाओं पर आधारित है, वे अवस्थाएं कौन कौन सी है, बताइए। 35 नंबर है कि अमूर्त तथ्यों की तार्किक व्याख्या बच्चों के सीखने की विभिन्न अवस्थाओं पर आधारित है, वे अवस्थाएं कौन सी हैं। तो अमूर्त क्या होता है, अमूर्त वाला क्या होता है, जल्दी से बताइएगा, है ना। तो 12 से लेकर के 18 वर्ष का जो उम्र होता है, अमूर्त तथ्यों की तार्किक व्याख्या बच्चों के सीखने की विभिन्न अवस्थाओं पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर यहां से ए हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 36 नंबर कि समाज विज्ञान के अध्ययन में किसका अध्ययन होता है। समाज विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, समाज के अध्ययन का या पर्यावरण के अध्ययन का या लोगों के विचार व्यवहार का या फिर उपयुक्त सभी का। 36 का क्या होगा, तो समाज विज्ञान में दोस्तों हम समाज का भी अध्ययन करते हैं, पर्यावरण का भी करते हैं और लोगों के जो विचार व्यवहार है इसका भी करते हैं, यानी कि एक से अधिक यहां भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर, कह रहा है कि हमारी प्रजाति लगभग कितने वर्ष पुरानी है। हमारी जो प्रजाति है, हम लोग जो हैं दोस्तों, ये कितना साल पुराना है ना। 25,000 वर्ष, 90,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष या 2,000 वर्ष। तो 37 का क्या होगा, 1,00,000 वर्ष पुरानी है हमारी प्रजाति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर 38 नंबर सवाल कह रहा है कि समाज विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से किस विषय का अध्ययन नहीं किया जाता है। बताइए दोस्तों, समाज विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में किसका अध्ययन नहीं करते हैं, संस्कृत का, इतिहास, भूगोल या राजनीति विज्ञान। तो समाज विज्ञान में आप संस्कृत करिएगा, नहीं करिएगा तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। संस्कृत तो एक भाषा है कि नहीं, संस्कृत तो एक भाषा है ना, तो इसमें संस्कृत का उपयोग हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो ये टोटल एनसीएफ 2005 से दोस्तों आपका क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट 38 सवाल। ठीक है, इसको एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा एनसीएफ आपका। और इससे संबंधित ऐसा नहीं कि इतना ही खत्म हो गया, जब टेस्ट लेंगे ना तो उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन अभी आएगा और भी इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है, तो आप नए बैच में जुड़ जाइए, वहाँ भी सारे बैच आपको क्लास मिलते रहेंगे। ठीक है, नया बैच आपको 1 से 2 दिन में शुरू हो जाएगा। ऐसे 1 तारीख से ही शुरू होने वाला था, लेकिन पीछे वाला बैच अभी समाप्त नहीं हुआ था। 2 दिन कल समाप्त हो जाएगा आपका यूनिट नंबर 8 और उसके बाद परसों से आपका नया बैच शुरू हो जाएगा। तो जो पुराने वाले हैं वो लोग नए में जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो 201 मात्र लगेगा पुराने लोगों का, और जो नए लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं तो उनका मात्र 399 लगेगा। ठीक है, तो जो नया है वो फटाफट इसमें जुड़ जाइए, जो पुराने हैं वो भी इसमें जुड़ जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं। कैसे जुड़ना है, तो ये फ़ोन पे गूगल पे है, ऑनलाइन आपको पे करके जुड़ना होगा। ठीक है, ये नंबर है हमारा फ़ोन पे गूगल पे, और यही नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है। तो जो भी पेमेंट करेंगे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, वहाँ आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, और वहीं पर आपको पीडीएफ नोट से सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और प्रधान शिक्षक का डेट बढ़ गया है, ध्यान रखना है। प्रधान शिक्षक का जो फॉर्म अप्लाई का डेट था ना, वो आपका हो गया है 10 अप्रैल तक, है ना। तो आराम से अभी आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, ज़्यादा हड़बड़ाइएगा नहीं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे कल।